नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे शिक्षा बनाम सियासत की। छत्तीसगढ़ में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत से पहले एक सरकारी आदेश ने बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में मंत्र पाठ का निर्देश दिया। सुबह सरस्वती वंदना और अन्य प्रार्थनाएं, दोपहर में भोजन मंत्र और छुट्टी के समय गायत्री मंत्र। सरकार इसे भारतीय संस्कृति, अनुशासन और संस्कार से जोड़ रही है, जबकि विपक्ष इसे सरकारी स्कूलों में राजनीतिक एजेंडा बता रहा है। लेकिन सरकार के इस फैसले से शिक्षा पर क्या असर पड़ेगा, या ये सिर्फ सियासत का एक तरीका है? इसी पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। गर्मी की छुट्टियों के बाद 16 जून से स्कूल खुलने जा रहे हैं। इसी बीच स्कूल शिक्षा विभाग ने सत्र 2026-27 के लिए निर्देश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक स्कूल खुलने पर प्रार्थना सत्र होगा, दोपहर भोजन मंत्र और छुट्टी के समय गायत्री मंत्र का पाठ कराया जाएगा। साथ ही शाला प्रवेश उत्सव, तिलक से स्वागत, नामांकन अभियान, फ्री किताबें, यूनिफॉर्म, साइकिल वितरण और ड्रॉप आउट बच्चों को वापस लाने पर भी जोर दिया गया है। आदेश सामने आते ही विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस का आरोप है, सरकारी स्कूल किसी एक विचारधारा या धार्मिक पहचान के नहीं होते और यहाँ सभी समुदायों के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में धार्मिक मंत्रों को अनिवार्य बनाना उचित नहीं। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राज्यगीत तक तो ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन दीप मंत्र, सरस्वती मंत्र, गुरु मंत्र, भोजन के समय भोजन मंत्र, इन सब की अनिवार्यता क्यों की गई? आप सरकारी स्कूलों को सरस्वती शिशु मंदिर क्यों बनाना चाहते हैं? आप आरएसएस के एजेंडे को आप सरकारी स्कूलों में क्यों थोप रहे हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि सरकारी स्कूलों में इस देश के हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय के लोग पढ़ने आते हैं, हर वर्ग के लोग पढ़ने आते हैं। आपके इस निर्णय से कुछ लोगों को आपत्ति होगी। वहीं सरकार का जवाब है कि ये किसी धर्म विशेष का एजेंडा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, अनुशासन और मूल्य आधारित शिक्षा का हिस्सा है। सरकार का दावा है कि इससे बच्चों में सकारात्मकता और संस्कार विकसित होंगे। मतलब कांग्रेस विरोध करने करके महापुरुषों का विरोध कर रही है, कांग्रेस विरोध करने करके भारत माता विरोध कर रही है, कांग्रेस विरोध करना कह करके वो छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान कर रही है। और कांग्रेस के लोग अगर बच्चे भोजन ग्रहण करने के पहले अगर भोजन का मंत्र कर लेंगे तो एक संस्कार ही आएगा, सकारात्मकता आएगा, भोजन के प्रति प्रेम बढ़ेगा, भोजन के प्रति सम्मान बढ़ेगा। कांग्रेस के लोग क्या चाहते हैं कि बच्चे बिल्कुल असंस्कारी रहें क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, भाजपा सरकार बनने के बाद ड्रॉप आउट रेट में कमी आई है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग और स्कूलों के युक्ति युक्तकरण पर अधिकारियों को विशेष फोकस करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने दावा किया, इस बार छात्रों का परिणाम भी बेहतर रहा है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में स्कूलों में मंत्र पाठ के आदेश ने शिक्षा से ज्यादा सियासत को केंद्र में रख दिया है। सरकार इसे भारतीय संस्कृति, अनुशासन और संस्कार से जोड़ रही है, तो विपक्ष इसे सरकारी शिक्षा व्यवस्था में विचारधारा थोपने की कोशिश बता रहा है। अब देखना होगा, ये पहल बच्चों के विकास का माध्यम बनती है या राजनीतिक बहस का नया मुद्दा। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। तो स्कूलों और स्कूल के छात्रों को और ज्यादा संस्कारित बनाने का प्रयास किया जा रहा है, यह दावा सरकार का है। विपक्ष का कहना है कि यह सब कुछ एक एजेंडे के तहत किया जा रहा है, और वो एजेंडा है आरएसएस का एजेंडा। लेकिन इसको लेकर सियासी बयानबाजियां भी शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ बच्चों को पाठ पढ़ाया जाएगा गायत्री मंत्र का, भोज मंत्र का, दीप मंत्र का, इसके अलावा भी और सारी चीजें, लेकिन विपक्ष इसको सिर्फ एजेंडा करार दे रहा है। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान हैं हमारे साथ, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ गिरीश साहू जुड़े हैं। गिरीश जी, बहुत स्वागत आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ वासु शर्मा है। वासु जी, आपका भी बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत गिरीश जी आपसे ही करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, सरकार ये जो मुहिम अपना रही है, स्कूलों में गायत्री मंत्र का पाठ होगा, भोजन मंत्र का पाठ होगा, दीप मंत्र का पाठ होगा, तमाम सारी होंगी, प्रार्थनाएं होंगी, इसको लेकर आपत्ति क्यों है? आप लोग क्यों कह रहे हैं कि आरएसएस का एजेंडा थोपने की कोशिश की जा रही है? अगर बच्चों को उनकी संस्कृति से रूबरू कराया जा रहा है तो दिक्कत क्या है?
आदरणीय सोनी जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, आपको नमस्कार। बीजेपी प्रवक्ता आदरणीय वासु शर्मा जी को नमस्कार। देखिए, आप हम सभी जानते हैं कि हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक। ये एक ऐसा देश है कि अगर हर 50 से 100 किलोमीटर आप जाएंगे ना सोनी साहब, तो इस देश की खान-पान, रहन-सहन, यहाँ तक कि पूजा पद्धति में भी परिवर्तन आता है, अलग-अलग आता है। और यही इस राष्ट्र को खूबसूरत बनाता है नहीं? ये इस राष्ट्र की विभिन्नताओं में, अनेकताओं में एकता है और यही इस राष्ट्र को खूबसूरत बनाता है और यही राष्ट्र जो है इस देश की एकता को मजबूत करता है। हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग राष्ट्र के लिए समर्पण की भाव काम करते हैं क्योंकि सबको समानता का अधिकार है और ये राष्ट्र का संविधान, इस देश का संविधान इसकी हमें इजाजत देता है। लेकिन इसको बदनुमा कौन कर रहा है? कौन सा विचारधारा थोपा जा रहा है? आप और हम जिस स्कूल में पढ़े हैं उसमें तो ऐसी वैचारिक मतभेद नहीं थी उस समय। आपने और हमने भी तो पढ़ के निकले हैं ना भाई, किसी स्कूल से, किसी विद्यालय से, किसी महाविद्यालय से, किसी विश्वविद्यालय से। आज ऐसा प्रोपोगंडा बीजेपी क्यों कर रही है? क्यों शिक्षा के केंद्र को किसी राजनीतिक प्रयोगशाला बनाया जा रहा है? क्या बीजेपी को अपने कामों को, अपनी योजनाओं को, असफलताओं को छुपाने के लिए क्या इस ढंग से प्रयोग करना क्या ये सही है सोनी जी? मैं बड़ा अफसोस के साथ कह सकता हूं सर। मतलब मान लीजिए मेरी परिवार को अगर कोई बीजेपी का कार्यकर्ता या बीजेपी का नेता अगर मुझे जानता होगा ना, उसकी हिम्मत नहीं होगा गिरीश साहू का परिवार को धर्म विरोधी या किसी न्याय विरोधी कहने का। मैं उस परिवार से आता हूं सर। उसके बावजूद बीजेपी क्या कर रही है? शिक्षण संस्थाओं को प्रयोगशाला ना बनाए, इस देश की खूबसूरती से छेड़छाड़ ना करें। ये देश हम सबका है सर और शिक्षण संस्थानों में तो शिक्षा की गुणवत्ता पे ध्यान देनी सरकार को ध्यान देनी चाहिए, शिक्षा की गुणवत्ता पे, ना कि इधर उधर की बातें करना चाहिए। मुझे गर्व होता है कि मैं गिरीश जी, ये बड़ी सुबह माकूल नहाता बात हूँ, कही मंत्र आपने। उच्चार करता हूँ। गिरीश जी, जो आप कह रहे हैं कि शिक्षा पे फोकस होना चाहिए, बच्चे संस्कार और शिक्षा बिल्कुल। सीखने आते हैं, लेने आते हैं, तो उस पर ज्यादा फोकस। लेकिन मुझे जरा एक बात बताइए कि कई बार ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं, कॉन्वेंट स्कूल है। अभी कुछ दिन पहले इसी विषय पर चर्चा हो रही थी, बीजेपी के प्रवक्ता गंधर्व जी जुड़े थे, कह रहे थे कि जिस स्कूल में हम पढ़े हैं वहां लास्ट में प्रेयर के दौरान आमीन कहने पे बाध्य किया जाता था। मेरा मन नहीं होता था, लेकिन कहना पड़ता था, मजबूरी थी। और भी कई सारे कॉलेज हैं जहां पर तिलक लगाने पर पाबंदी रहती है, कलेवा कटवा दिया जाता है, हटवा दिया जाता है, ऐसी तमाम सारी चीजें। आप उन चीजों को लेकर या उन स्कूल या कॉलेजेस को लेकर तो विरोध नहीं करते हैं। सरकार अब संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, तो आप लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं 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 सोने जी, नहीं सोनी, आपके बातों में कितनी सच्चाई है ये तो बात की बात है, या बीजेपी के नेता ऐसा कहते हैं उसमें कितनी सच्चाई है तो बात की बात है। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर ऐसी परिस्थितियां आती है किसी स्कूल में, विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में या हमारी शैक्षणिक संस्थाओं में, तो इस देश में संविधान है भाई। इस देश की ये देश जो है संविधान से चलेगा। संविधान में जो हमारे प्रावधान है, कानूनों है, उससे चलेगा। अगर यही परिस्थितियां हमारे पूर्वजों ने अपनाई होती सर, तो आज हम चांद में नहीं होते सोनी साहब। हमारे देश की यूनिवर्सिटीज में, हमारे देश के बड़ी बड़ी संस्थाओं में विदेश के बच्चे पढ़ने नहीं आते। मैं बड़ा गर्व के साथ कहता हूं कि हमारे देश में एनआईटीज, आईआईटीज, एम्स, आईआईएम्स, इसरो जैसी संस्थाएं हैं, एचएल, भेल जैसी संस्थाएं। गर्व होता है मुझे ऐसी संस्थाएं जहां जहां धर्म की कोई जगह नहीं, मतलब धर्म का कोई विवाद नहीं, सभी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। सभी जगहों पे तो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही लोग हैं ना भाई, जो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और ये संस्थाएं जो है इस देश को ऊंचाई पे ले जा रहे हैं। तो शैक्षणिक संस्थाओं में क्यों, ऐसी संस्थाओं में कौन जाता है? हमारे आपके बच्चे ही जाएंगे सर। तो ऐसी संस्थाओं में जाने के लिए बीजेपी अगर ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में अगर ये प्रयोगशाला बना रही है, एक विशेष विचारधारा को थोपा जा रहा है, तो मैं समझता हूं इस प्रदेश के लिए क्या, इस राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, वासु जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु जी, आप थोड़ा देरी से जुड़े, लेकिन लब्बो लबाब में बता देता हूं गिरीश जी का कि संस्कृति थोपने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन अब क्यों हो रहा है ऐसा? आप लोग एक एजेंडे के तहत सरकारी स्कूलों को प्रयोगशाला बनाने पे आतुर हैं। वासु जी। ऋषभ जी, कांग्रेस पार्टी को आपत्ति क्या है?
अगर संस्कृति के अनुसार बच्चों को मंत्र कहना या राष्ट्रगान कहना, कहाँ पर मंत्र कहना स्कूलों में, कोई इसमें आपत्ति की बात क्या है? अगर बच्चे संस्कृति के बारे में जानेंगे, हमारे लोगों के बारे में जानेंगे पुराने, तो उसमें आपत्ति क्या है? जीवनी के बारे में जानेंगे, इसमें आपत्ति कांग्रेस पार्टी को क्यों हो रही है? वासु जी, मुझे इससे समझ पहले भी ये मुद्दा उठा था, इस पर तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई थी। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि स्कूल में सिर्फ हिंदू का बच्चा तो नहीं पढ़ता, और भी समुदाय और भी जाति के लोग पढ़ते हैं। अब अगर किसी को इस बात पर आपत्ति हो तो क्या थोपा जाएगा कि नहीं भाई, जरूरी है मंत्र पढ़ना और दीप प्रज्वलन को लेकर पाठ करना, भोजन मंत्र पढ़ना, गायत्री मंत्र पढ़ना? अब किसी को अगर नहीं है तो यह बाध्यता होगी। ऋषभ जी, मैं आपके जिस सवाल, आप निश्चित रूप से आप नहीं कह रहे हैं, ये कांग्रेस कह रही है। हाँ, मैं कांग्रेस का ही बोल स्कूलों में बिल्कुल स्कूलों में हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इसको हमको स्कूल को धर्म के अनुसार नहीं देखना है, हमको स्कूल को शिक्षा के अनुसार देखना है। वहाँ शिक्षा, वहाँ गुरुजी होते हैं, वो किसी भी समाज के बच्चे हो उनको एक नजर से देखते हैं। वहाँ के अध्यापक होते हैं, वो बच्चे को एक नजर से देखते हैं। अगर जो आदेश निकाला गया है उसमें राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, दीप मंत्र, सरस्वती वंदना, गुरु मंत्र, महापुरुषों की जीवनी की बात कही गई है, तो मुझे इसमें ये पता नहीं कांग्रेस को क्यों लग रहा है इसमें अल्पसंख्यक की बात आ गई, यानी इसमें अल्पसंख्यक बच्चा पढ़ता है तो इसके लिए ये बोलना उचित नहीं होगा। इसमें कहाँ पर ये सारी अच्छी बातें कही आपने वासु जी, लेकिन बात जब गायत्री मंत्र पर आ जाती है तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को आपत्ति भी हो सकती है। ये भी आप भी समझते हैं ये बात, फिर क्या करेंगे? नहीं, देखिए, अब यही तो दिक्कत है। आज देश, हम कहते हैं सब हम आपस में भाई हैं। अगर मैंने कहा ना, स्कूलों को हमको ये उस नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस जो है, ये तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीतिकरण जो ये करने की कोशिश कर रही है, जनता ने इनको बार बार जवाब दिया है, उसके बाद भी ये बाज नहीं आ रहे, और जनता फिर जवाब देगी इनको। इसमें कहीं पर भी कोई भी स्कूल में ऐसी कोई बात ही नहीं है। सारे बच्चे को एक नजर से देखा जाता है, क्योंकि बच्चे वहां विद्या ग्रहण करने जाते हैं और गुरुजी के रूप में अपने बच्चे अपने टीचरों को देखते हैं। उस पर कांग्रेस पार्टी इसमें राजनीति करने की कोशिश कर रही है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और देश तो हमारा सनातन देश है ना, धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ देश है। अगर उसमें, इस देश में ऐसी बातें स्कूलों में पढ़ाई जाएंगी तो कांग्रेस काल में बहुत सारे इतिहास ऐसे हैं, बहुत सारे जीवनी ऐसे हैं जो कांग्रेस अपने जमाने में पढ़ाती थी। बड़े बड़े लोगों का, विदेशों के लोगों का, बहुत सारे ऐसे लोगों की जीवनी भारतीय छात्र आज तक नहीं पढ़ पाए। अगर उसको पढ़ाने की कोशिश की जा रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? कांग्रेस को हमेशा राजनीति करना है ऋषभ जी। कांग्रेस के पास न नियत है न नीति है सरकार चलाने की। मैं पाठ की तो बात ही नहीं कर रहा वासु जी, आज का मुद्दा पाठ को लेकर नहीं है। जो नई नीति अपनाई जा रही है कि शुरू होने से पहले, दिन की शुरुआत से पहले पूजा मंत्र पढ़ाए जाएंगे, भोजन मंत्र होगा, दीप मंत्र होगा, अंत में गायत्री मंत्र होगा, गुरु मंत्र होगा। अब ऐसे को लेकर अगर ये थोपा जा रहा है तो बाकी के लोग अगर ये बोलेंगे कि नहीं भाई, जुमे को हमें नमाज पढ़ने की इजाजत दो, तो देंगे क्या? नहीं, मुझे बात बताइए, ये थोपा जा रहा है, कौन बच्चा बोल रहा है? आप मुझे एक बच्चा खड़ा करके दिखाइए स्कूलों में जो बजाते हैं, जो ऐसा कह रहे हैं। बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं कह रहे हैं, ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं। यही तो बात है ना, यही ऋषभ जी हमको समझना पड़ेगा। वासु जी, बच्चे तो वैसे ही नहीं बोलेंगे, बच्चों के माँ बाप आपत्ति उठाएंगे ना स्कूल आकर, उनको कैसे संभालेंगे? देखिए, जो बच्चा, आप ऋषभ जी, आप भी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, निश्चित रूप से सब स्कूलों में जाते हैं, सारे समुदाय के लोग वहाँ एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, वहाँ पर ऐसी कोई बातें नहीं होती है। सब भाई भाई है, सब आपस में बात करते हैं, सब लोग मंदिर जाते हैं, सब लोग वहां जाते हैं। इसमें इस प्रकार की बातें ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यही तो सवाल है, कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के सवाल उठा क्यों रही है? गिरीश जी, आप लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, सरकार कोशिश कर रही है बच्चों को उनकी संस्कृति से जोड़ा जाए, उनके जड़ों से जोड़ा जाए। आप लोग इस बात पर राजनीति कर रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। सोने जी, आपने मुझसे सवाल किया, उससे पहले एक बात बोले कि बीजेपी के नेताओं ने भी कहा कि कभी किसी संस्था में पढ़ते थे तो हमें ये करवाने के लिए मजबूर किया जाता था। अभी वासु जी बोल रहे थे ना, कोई बच्चा नहीं बोलेगा करके, ये तो प्रमाण हो गया कि बीजेपी के लोग जहां पढ़ रहे थे वहां ऐसा करवाया जाता था। तब मैंने आपको जवाब दिया था कि इस देश में संविधान है भाई, है नहीं, आवाज उठाते जरूर उस पर बदलाव आता। अब मैं बात करता हूँ जो धार्मिक, जो वासु जी बोल रहे हैं, आपका जवाब नहीं है वासु जी के पास। धर्म, संस्कृति, सनातन, अरे भाई आपके नेताओं को देखिए, धर्म के नाम पे क्या कह रहे हैं, 14 साल बाद गौ माता क्या हो जाएगी। आप बीजेपी के मंत्री बोल रहे हैं मैं गौ मांस खाता हूं। बड़ा अजीब अजीब घटना है। और ये चीजें, इस शिक्षा
व्यवस्था के लिए उचित नहीं है सर। बीजेपी की कथनी और करनी में क्या अंतर है मैं बताऊं। बीजेपी की एक नेत्री है जो कहती है सार्वजनिक मंच में कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। सच्चाई क्या है पता है, उस नेत्री के 2 बच्चे हैं। आरएसएस के आदरणीय मोहन भागवत जी हैं, वो कहते हैं कि हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। उनके कितने बच्चे हैं मैं नहीं जानता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि महिलाओं की सम्मान की बात, महिलाओं की मंगलसूत्र की बात करते हैं। स्थिति देख लीजिए क्या है। तो बीजेपी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। मैं वासु जी से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इसे प्रयोगशाला ना बनाया जाए। आप और हम भी पढ़े हैं, वासु साहब इसी संस्थाओं से पढ़ के निकले हैं, और आप और हम असंस्कारी नहीं हैं, हमारे माँ बाप असंस्कारी नहीं हैं। ये प्रमाण है, ये देश आज ऊंचाइयों को छू रहा है। क्या ये शिक्षा पद्धति में जो आप थोपना चाह रहे हैं वो तो नहीं थी पहले? क्या ये देश आगे नहीं बढ़ रहा है? लेकिन आप इस देश को आगे बढ़ने से रोक रहे हो, एक तथाकथित विचारधारा की थोपने की कोशिश कर रहे हो, और वो इस देश के लिए, इस देश के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए उचित नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन गिरीश जी, आपकी बातों पे ही विरोधाभास है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि देश ऊंचाइयों को छू रहा है, दूसरी तरफ अब सरकार की नीतियों पर ही सवाल उठा दे रहे हैं। देखिए, जिन संस्थाओं के दम पे ये ऊंचाई पे चढ़ा है ना ये हिंदुस्तान जो है, जिनकी चर्चाएं होती है, उन संस्थाओं में बीजेपी का कोई योगदान नहीं है। मैं तो कहता हूं कि वासु जी बताए कितने एनआईटीज, आईआईटीज, आईआईएम, सैम्स, बेल, सेल व हमारे पारमाणविक संस्थाएं, ऐसी एकाध संस्थाएं बताए जो बनाए हो 14 सालों में, जिसमें आप और हम कह सके, बीजेपी के ही नेता कह सके गर्व के साथ कि हाँ मैं अपने बच्चे को उस संस्था में भेजना चाहता हूं। ठीक है वासु जी, जवाब। हाँ ये बात सर, एक मिनट, एक सेकंड ले लीजिए मेरे से। एक मिनट, जरूर बोलेंगे, आंकड़े वासु जी, जरूर एक देंगे। मिनट, गिरीश जी बोलिए, जल्दी से बोलिए। बीजेपी आंकड़े जरूर देंगे कि सोनी जी, लेट मी कंप्लीट सर, ओनली फ्यू सेकंड्स। बीजेपी आंकड़े जरूर देंगे कि हमने इतने एम्स बनाए, हमने इतने ये बनाए। फुल फंक्शनल में कितने संस्थाएं हैं पूछोगे तो जवाब नहीं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। तो वासु ये जी, परिस्थिति है सर। वासु जी, सवाल सुन ही लिया होगा ना आपने। बना दे। नहीं आप लोग सिर्फ आंकड़े बता सकते हैं, आप सिर्फ काउंटिंग बता सकते हैं, नया क्या किया ये बताइए। नया क्या हुआ? अभी ऋषभ जी रिसेंटली मोदी जी को इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हुए सबसे ज्यादा दिन हुए हैं। 12 साल की उपलब्धियां मैं गिनाऊंगा तो आपका आधे घंटे का शो कम पड़ जाएगा। मैं इतनी उपलब्धियां गिना सकता हूं। आप चाहेंगे तो मैं 1 सेकंड 30 सेकंड लेके मैं 2-4 अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। तो देश 2014 के पहले मनमोहन सिंह के समय क्या था और हमारे समय क्या हुआ, मैं थोड़ा तो बता देता हूँ। 58 करोड़ ज्यादा जनधन अकाउंट खोले गए। ये जो कांग्रेस समय लीकेज होता था ना, 51 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तरह अकाउंट में गए। अगर कांग्रेस के जमाने में ये हुआ, अगर ये पैसा अगर गरीबों के खाते में डाला जाता तो 4 करोड़ की लीकेज की समस्या थी उस समय। ये 4 करोड़ लोग बंदर बाट हो जाता। आज डायरेक्ट बगैर 1 रुपए घपला किए लोगों के अकाउंट में पैसा जा रहा है। उज्ज्वला में 11 करोड़ लोगों को सिलेंडर दिया गया। जीएसटी जो देश की जरूरत थी, कांग्रेस सरकार इच्छा शक्ति नहीं थी, वो नहीं ला पाई, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आयुष्मान योजना के तहत भारत में 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा गया। आर्टिकल 370 जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। राम मंदिर जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी वहीं बनना चाहिए, वो बना। हर घर जल मिशन के तहत 16 करोड़ लोगों को जल पहुंचाए गए। पहली बार G20 की अध्यक्षता भारत सरकार ने दिल्ली के अंदर की। आप देखेंगे ये देश में 3 समस्या, ऋषभ जी आप भी और हम भी 2014 के पहले कल्पना नहीं कर सकते थे। उग्रवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद सबसे बड़ी समस्या थी। अगर किसी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये तीनों समस्याएं देश में। ठीक है, अब वापस विषय पर आते हैं वासु जी, वापस विषय पर आते हैं। एक आरोप और लग रहा है, आरोप यह है कि ये जो आप नई नीति लेकर आ रहे हैं सिर्फ आरएसएस का एजेंडा सेट करने के लिए। अब देखिए, ये तो राजनीतिक हम नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसमें राजनीति का विषय ही नहीं है। इसमें राजनीति का विषय करने की जरूरत नहीं। भारत देश सांस्कृतिक माहौल देश है। संस्कृति की बात अगर बच्चों को पढ़ाई जाएगी, सिखाई जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को आपत्ति होनी चाहिए। इनको बच्चों को भी आप पूछेंगे, बच्चों के माता पिता को भी पूछेंगे, तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। ये कांग्रेस वाले केवल तुष्टीकरण वोट बैंक की राजनीति के कारण, मैं फिर से बार बार इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस की आदत है कि केवल तुष्टीकरण वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण ये सब बात वो करते हैं। इसका हश्र उनको पता लग गया है
कि वो लगातार अपने स्टेट जहां जहां कांग्रेस पार्टी 2014 के पहले थी, अब कहां बची है, कांग्रेस को पहले अपना आकलन करना चाहिए, उसके बाद ये बात करनी चाहिए। ठीक है, लास्ट कमेंट गिरीश जी। सोनी साहब, मैं कुछ जो बातें जवाब दे दूं आदरणीय वासु जी की। वासु जी बोल रहे थे कि हमने सीधे बैंक में ट्रांसफर किए, खाते में ये दिए वो दिए थे। ये तकनीक लाया कौन वासु जी? ये तकनीक लाया कौन सोनी साहब? ये तो कांग्रेस की देन है। डीबीटी जब लाया कांग्रेस ने, डीबीटी लाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तब यही बीजेपी के लोगों ने विरोध किया भी थी। उठा के देख लीजिए, जिस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय डीबीटी लाया गया, उस समय विरोध किया। ये तकनीकी लाया गया, उससे विरोध किया। एक्चुअल में बीजेपी को और आरएसएस को इस देश की तकनीक से, इस देश में शिक्षा से अगर होने वाले बदलाव की चिंता है, क्योंकि गुमराह नहीं कर पाएगी बीजेपी। जो बीजेपी बंगाल में अलग कहती है, उत्तर प्रदेश में अलग कहती है, किसी दूसरे राज्य में अलग कहती है, किसी तीसरे लेकिन गिरीश जी, राज्य में बीजेपी शासनकाल में हम देखते हैं ईवीएम मशीन से चुनाव कराना हो, चाहे डिजिटल ट्रांसफर हो, चाहे जितना भी आधुनिकीकरण हो, डिजिटलाइजेशन दिखाई देता है। तो डिजिटलाइजेशन लाया कौन? ऋषभ जी, उनको पूछिए, भारत कांग्रेस पूरे के दुनिया में कार्यकाल में एकमात्र आया, देश है और विरोध जहाँ किसने यूपीआई किया? के माध्यम से विरोध सबसे तो ज्यादा वासु जी ऑनलाइन ने पेमेंट किया। हो रहे हैं। विरोध तो वासु जी ने किया। दूसरे देश कांग्रेस यहाँ ने तो देखने आते सारी हैं। तकनीक लाई, लेकिन विरोध किसने किया? कंप्यूटर जब आया तो बीजेपी क्या कहती थी? कंप्यूटर जब आया तो हाय, सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, एक कंप्यूटर 100 लोगों का काम करेगा, कांग्रेस जो है इस देश को डुबा देगा। जब तकनीक आया, तब बीजेपी ने विरोध किया। और यही हाल है बीजेपी का, जो शिक्षा में इधर उधर की बातें कर रहे हैं। हमारे और आपके इस देश, इस प्रदेश के बच्चों को ना अच्छी शिक्षा से दूर हटाने के लिए प्रोपोगंडा कर रही है, एक विशेष चीज को थोपने का प्रयास कर रही है। क्या आप और हम असंस्कारी हैं क्या? मैंने तो पहले ही कहा कि मेरे को जो जानता है, बीजेपी का जो कार्यकर्ता नेता जानता है, उसकी हिम्मत नहीं है मुझे विरोधी के, हिंदू विरोधी या धर्म विरोधी कहने का। और आप और हम भी तो उसी संस्थानों से पढ़ के निकले हैं। क्या ये जरूरी है यार? इस देश की संविधान क्या कहती है सोनी साहब, ये जरूरी है। खैर, शिक्षा नीति में जो बदलाव सरकार लेकर आ रही है, उसका असर छात्रों की संस्कृति में, उनके आचरण में क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। गिरीश जी, अब समय मुझे आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वासु जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। आज हम बात कर रहे थे शिक्षा बनाम सियासत की। सियासत तो होगी, क्योंकि अब सियासत के केंद्र में शिक्षा है। स्कूलों में पाठ पढ़ाया जाएगा, गायत्री मंत्र, भोजन मंत्र, दीप मंत्र, गुरु मंत्र। इसको लेकर जो विपक्ष है वो आवाज उठा रहा है कि ये सब कुछ आरएसएस के एजेंडे को सेट करने के लिए किया जा रहा है। इसी को लेकर सियासी बयानबाजी हो रही है। लेकिन ये जो नई शिक्षा नीति है, इसको लेकर छात्रों पर, उनके भविष्य पर, उनकी संस्कृति पर, आचरण पर क्या असर होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।